Hello student, I am धीरज गौड़ फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशन ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 लेन देनों का लेखा जोखा। स्टूडेंट, लेन देनों का लेखा जोखा इस अध्याय में हम प्रारंभिक लेन देनों को किस प्रकार से रिकॉर्ड करते हैं, उनके अभिलेखे कैसे तैयार किए जाते हैं, उनकी वर्गीकृत कैसे किया जाता है, लेखांकन समीकरण का इफेक्ट क्या आता है एवं प्रारंभिक प्रभाव क्या रहते हैं, उन्हें हम समझेंगे। व्यवसाय में विभिन्न सौदों के लिए कई प्रकार के प्रलेखों का प्रयोग होता है। सौदों के प्रलेखों के लिए आवश्यक है कि उनका प्रमाण उचित प्रलेखों में हो, अर्थात इससे तात्पर्य यह है कि प्रत्येक लेन देन का एक उचित प्रमाण होना आवश्यक है। अगर उचित प्रमाण होगा तो ही उस प्रलेख को लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाएगा। प्रमाणकों में आ सकते हैं रोकड़ पर्ची, बीजक, विक्रय बिल, जमा पर्ची, चेक, वेतन पर्ची आदि द्वारा किया जा सकता है। कोई प्रलेख जो किसी सौदे को प्रामाणिकता प्रदान करता है स्रोत प्रलेख कहलाते हैं। स्रोत प्रलेख के आपके सामने एक उदाहरण है सौदा प्रमाणक। इस प्रकार का सौदा प्रमाणक तैयार किया जाता है। यह हर फर्म के द्वारा तैयार किया जाता है। अब हम आगे के समझेंगे लेखांकन प्रमाणक की तैयारी। लेखांकन प्रमाणक से क्या तात्पर्य है? प्रमाणकों का लेखांकन उदाहरणार्थ रोकड़ पर्ची, नाम पर्ची, जमा प्रमाणक, जर्नल प्रमाणक आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेखांकन प्रमाणक कोई विशेष प्रारूप नहीं होता। यह अपने व्यवसायिक अपने हिसाब से इनको बना सकते हैं और तैयार कर सकते हैं, परंतु इनको संभाल के रखना एक ज़रूरी आवश्यक तथ्य है, क्योंकि अंकेक्षण और कर निर्धारण न कर लिए जाए, क्योंकि यह लेखांकन सौदों से संबंधित प्रलेख है। अतः इन्हें कंप्यूटराइज्ड किया जाता है। आजकल इन्हें कंप्यूटर में कोड के थ्रू दिखाया जाता है। अब हम समझेंगे लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण क्या होता है? द्विपक्षीय सिद्धांत के आधार पर हम लेखांकन समीकरण को समझेंगे। लेखांकन समीकरण लेखा पुस्तकों में नाम एवं जमा पक्षों के संतुलन पर आधारित है, अर्थात प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन का लेखा दो पक्षों में किया जाता है, एक नाम पक्ष एवं एक जमा पक्ष। तो इसके अनुसार व्यवसायिक कुल परिसंपत्तियों का योग सदैव उसकी देयताएं व स्वामी की पूंजी के योग के बराबर होता है। अर्थात जो हमारी इक्वेशन बनेगी, यानी कि जो हमारा समीकरण बना वह है परिसंपत्तियां बराबर देयताएं प्लस पूंजी। इसी समीकरण पर हम पूरा का पूरा योग संभावित करेंगे। इस समीकरण को निम्न अन्य रूपों में भी देखा जा सकता है। परिसंपत्तियां माइनस देयताएं बराबर पूंजी, परिसंपत्तियां माइनस पूंजी बराबर देयताएं। क्योंकि लेखांकन समीकरण तुलन पत्र के विभिन्न घटकों के परस्पर मूलभूत संबंध को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे तुलन पत्र समीकरण भी कहा जाता है। आपसे लेखांकन समीकरण या तुलन पत्र समीकरण जब पूछा जाए तो आप परिसंपत्तियां बराबर देयताएं प्लस पूंजी को ही इसमें समावेशित करेंगे। किसी भी समय बिंदु पर हमारे व्यवसाय में किसी भी समय पर जब भी कोई लेन देन होगा तो उसके दो प्रभाव आएंगे और वो दो प्रभाव परिसंपत्तियों पर या देयताओं पर या पूंजी पर, निम्न में से किसी पर भी आ सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के हमारे हर लेन देन से कम दो प्रभाव अवश्य आएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम लें तो रोहित ने 5 लाख की पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ किया। लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यवसाय की इकाई के पास वित्तीय स्रोत के रूप में 5 लाख के रुपए नगद रोकड़, यानी कि ये हमारी परिसंपत्तियां उपलब्ध हुई। अर्थात रोहित ने जो व्यवसाय शुरू किया उसमें 5 लाख रुपए नगद हैं। और दूसरा जो प्रभाव आएगा वह होगा व्यवसाय पूंजी का। व्यवसायिक इकाई में पूंजी उत्पन्न हुई और पूंजी कितनी है? वह भी 5 लाख है। तो परिसंपत्तियां 5 लाख एवं पूंजी 5 लाख, दोनों का योग बराबर आ रहा है, अर्थात हमारा समीकरण शुद्ध है। संकल्पना को समझने से पूरे अध्याय में हमें उदाहरण के रूप में उद्धृत करेंगे। यदि हम उपरोक्त तथ्य को समीकरण के रूप में लिखें तो इस प्रकार यह उपस्थित होगा: नगद 5 लाख बराबर पूंजी 5 लाख।
चलिए आइए अब हम इस लेखांकन समीकरण को और संतुलित समझते हैं और प्रकार से समझते हैं। प्रत्येक लेन देन का विश्लेषण कर यह दिखाइए कि हर परिस्थिति में परिसंपत्तियां, देयताएं व पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ा तथा लेखांकन समीकरण ए का मतलब है यहाँ पे परिसंपत्तियां बराबर एल का मतलब दायित्व यानी कि लायबिलिटी प्लस सी का मतलब कैपिटल संतुलित ही रहा। प्रथम हमारी जो प्रथम लेन देन है वह है 8 लाख रुपए पूंजी व 50,000 रुपये के माल के स्टॉक से व्यवसाय प्रारंभ किया। अब इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे कैश पर एवं हमारे स्टॉक पर, दोनों पर। तो असट साइड पर कैश जनरेट होगा 8 लाख व माल जनरेट होगा 50,000 और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रयुक्त समस्त प्रारंभिक निवेश पूंजी कहलाते हैं। तो 8,50,000 हमारी पूंजी होगी। अभी हम इसको देखेंगे आगे। 15,000 रुपये का अग्रिम भुगतान किया तो 15,000 रुपये से हमारा नगद कम होगा एवं हमारा अग्रिम भुगतान यानी कि हमारी एक सेपरेट असेट जनरेट होगी 15,000 से। वो 3 लाख रुपए के प्लांट का क्रय किया तो 3 लाख रुपए से हमारा प्लांट जनरेट होगा यानी कि हमारी एक और परिसंपत्ति जनरेट होगी प्लांट, परंतु इसका भुगतान हमें भविष्य में करना है। तो ये 3 लाख रुपए हमारे दायित्व भी हो गए। तो हमारे लायबिलिटी साइड पर यानी कैपिटल प्लस लायबिलिटी में लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। बैंक खाते में 6 लाख रुपए जमा कराए तो 6 लाख रुपए से कैश कम होगा और बैंक बढ़ जाएगा। संपत्ति साइड पर ही इसका इफेक्ट आएगा। ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए का मूल्य फर्नीचर खरीदा, चेक से भुगतान किया तो फर्नीचर परिसंपत्ति में फर्नीचर और जुड़ जाएगा एवं 1 लाख रुपए बैंक से कम हो जाएंगे। 80,000 रुपये का नगद माल और 35,000 रुपये का उधार माल बेचा तो 80,000 रुपये का जो नगद माल बेचा वो नगद में जुड़ेगा यानी कैश में जुड़ेगा। 60,000 का जो उधार माल बेचा उससे हमारे देयताएं जनरेट होंगी यानी कि डेटर जनरेट होंगे, देनदार, एवं उससे हमारा स्टॉक भी कम होगा। 45,000 रुपये का माल 60,000 रुपये नगद में बेचा तो यहाँ पर स्टॉक से 45,000 रुपये लेस होंगे यानी कि गुड्स से 45,000 रुपये लेस होंगे क्योंकि ये लागत है हमारी। 60,000 में बेचा तो 15,000 मुनाफा हुआ, मुनाफे को हम कैपिटल में ऐड करेंगे और एवं 60,000 रुपये बैंक में जुड़ जाएंगे या बैंक या कैश में आप जोड़ सकते हैं। 80,000 रुपये की वस्तुओं का 1,25,000 रुपये में उधार विक्रय किया तो 80,000 की वस्तुएं हम लेस करेंगे यानी कि 80,000 रुपये हमारे खाते से कम होंगे। 1,25,000 के हमारे देनदार जनरेट होंगे एवं जो मुनाफा हुआ 80,000 माइनस 1,25,000 का जो मुनाफा हुआ हमें एक्सेस वैल्यू पे यानी कि अधिक भुगतान जो हमें प्राप्त हुआ वो उस अधिक भुगतान को कैपिटल में प्रॉफिट के तौर पे जोड़ा जाएगा। वस्तुओं माल के पूर्तिकारों को भुगतान के लिए 35,000 रुपये मूल्य के चेक जारी किए गए। देयताओं में से 35,000 रुपये लेस करेंगे एवं कैश में से बैंक बैलेंस में से 35,000 रुपये लेस होंगे। ग्राहक से 75,000 रुपये का चेक प्राप्त किया, डेटर कम होंगे यानी कि देनदार कम होंगे 75,000 रुपये से और बैंक बैलेंस में 75,000 जोड़े जाएंगे। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 25,000 रुपये की राशि आहरित की गई। इसका मतलब है व्यक्तिगत प्रयोग है तो अगर व्यक्ति ओनर खुद स्वामी खुद व्यवसाय से पूंजी का प्रयोग करते हैं तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। तो 25,000 रुपये नगद से हम लेस करेंगे एवं 25,000 रुपये पूंजी से भी लेस किया जाएगा। देखिए अब इन समस्त सौदों को हम किस तरह दर्शाएंगे, इस तरीके से। प्रारंभिक परिवेश में जो हमारी पहली लेखांकन समीकरण बनेगी वो बनेगी रोकड़ 8 लाख, रहतिया 50,000, देयताएं 8,50,000। तो योग बना प्रथम समीकरण का 8,50,000 परिसंपत्तियां, 8,50,000 देयताएं प्लस पूंजी दोनों। अब सेकंड उसमें था कि हमने 3 लाख का प्लांट खरीदा तो 3 लाख का प्लांट खरीदा तो संयंत्र 3 लाख से बढ़ जाएंगे एवं 15,000 रुपये रोकड़ से कम होंगे क्योंकि संयंत्र उधार में खरीदा है। अतः संयंत्रों पर से केवल 3 लाख रुपए का प्रभाव आएगा और रोकड़ 3 लाख रुपए से कम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि संयंत्र का पैसा बाद में भुगतान किया जाएगा। तो 15,000 रुपये अभी हम देंगे तो रोकड़ से 15,000 रुपये कम किए
8 लाख में से 15,000 कम होंगे, 7,85,000। रहतिया पर संयंत्र खरीदने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रहतिया 50,000। संयंत्र 3 लाख के नए समायोजित होंगे। देयताएं में से 2,85,000 का अब हमें भविष्य में भुगतान करना है, क्योंकि 15,000 का हमने भुगतान हाथों हाथ कर दिया, एवं पूंजी 8,50,000। दोनों का योग 11,35,000। परिसंपत्तियां, देयताएं भी 11,35,000। तीसरा प्रभाव, जो तीसरा सौदा था उसमें हमने बैंक खाते में 6 लाख रुपए जमा कराए, तो हमारे रोकड़ से 6 लाख रुपए हम घटा देंगे, एवं अब परिसंपत्ति बैंक हम एक और जनरेट करेंगे, तो बैंक में 6 लाख आ जाएगा और 6 लाख रोकड़ से लेस होगा, तो रोकड़ का योग अब शेष रहेगा 1,85,000। स्टॉक पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संयंत्र वही 3 लाख और बैंक 6 लाख। देयताएं 2,85,000 जो भविष्य में चुकानी है, और पूंजी 8,50,000। अन्य सौदा जो है उसमें हमने फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, तो परिसंपत्तियों में 1 लाख का फर्नीचर बढ़ेगा, एवं उस फर्नीचर का भुगतान हमने चेक के थ्रू किया, तो बैंक से हमारा 1 लाख रुपया कम होगा। तो देखिए, रोकड़ पे कोई इसका प्रभाव नहीं आएगा, रहतिया पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, प्लांट मशीनरी पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, केवल बैंक में से लेस होगा 1 लाख रुपया और फर्नीचर जनरेट होगा। इस सौदे का देयताएं व पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पांचवा सौदा जो है हमारे पास, वो है हमने कुल 1,15,000 का माल बेचा, कुछ नगद में बेचा, कुछ उधार बेचा। तो जो नगद में बेचा उससे हमारे कैश पे प्रभाव पड़ेगा, जो उधार बेचा उससे हमारे उस पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सौदे का प्रभाव परिसंपत्ति देयता है दोनों पर परिलक्षित होगा। स्टॉक में कुल 1,15,000 के माल की वृद्धि होगी, तो स्टॉक में 1,15,000 हम जोड़ेंगे। रोकड़ में नगद क्रय किया गया मूल्य के बराबर, तो रोकड़ से नगद विक्रय को हम लेस करेंगे, एवं जो उधार माल खरीदा है उससे देयताएं बढ़ जाएंगी। अगला प्रभाव जो है वो रोकड़ व स्टॉक पर आएगा, क्योंकि रोकड़ में 60,000 की वृद्धि होगी तथा माल के स्टॉक में 45,000 से कमी होगी, तथा पूंजी 15,000 से बढ़ेगी। हमने बेचा है 45,000 लागत का माल, 60,000 में बेचा, 15,000 का जो मुनाफा हुआ वह पूंजी में समायोजित होगा। 45,000 हमारे रहतिये से हम समायोजित करेंगे, एवं 60,000 रुपये हम रोकड़ में जोड़ेंगे। अगला जो सौदा है उसमें माल में 80,000 से कमी आएगी, क्योंकि हमने 80,000 की लागत का माल 1,25,000 में बेचा, तो 80,000 से रहतिया कम होगा, 1,25,000 के देनदार उत्पन्न होंगे, और 45,000 का जो लाभ आया वो पूंजी में समायोजित होगा। अगला प्रभाव जो है अगले सौदे में परिसंपत्तियों में बैंक खाते पे असर पड़ेगा, क्योंकि बैंक खाते में देयता है दोनों में ही हमारे को प्रभाव आएगा। 35,000 रुपये का हमने अपने देयताओं को भुगतान किया चेक द्वारा, तो 35,000 रुपये हमारे देयताओं में से लेस होंगे, एवं 35,000 रुपये हमारे बैंक से लेस होंगे। अन्य परिसंपत्तियां एवं पूंजी पर इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, बाकी सारी परिसंपत्तियां पूंजी शेष बरकरार रहेगा जो पहले था। आइए अब हम समझेंगे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जनरल यानी कि रोजनामचा। रोजनामचा यानी कि क्या होता है, जो हमारे डेली के डेली जो हमारे व्यावसायिक लेन देन होते हैं उन व्यावसायिक लेन देनों को एक तरीके से समायोजित व संक्षेप में रिकॉर्ड करना जर्नल कहलाता है, यानी कि रोजनामचा कहलाता है। रोजनामचा के हमें तीन खातों को इसके लिए समझना होगा। पहला खाता है हमारे पास व्यक्तिगत खाता, दूसरा खाता है हमारे पास वास्तविक खाता, तीसरा खाता है हमारे पास नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाता जो होता है वह हमारे व्यक्तिगत परिवेश को रिकॉर्ड करने काम आता है। हमने अभी यह समझा लेखांकन समीकरण में कि हर एक इकाई का, हर एक सौदे का कम से कम 2 प्रभाव आए, कम से कम 2 प्रभाव आए। अब वो 2 प्रभाव हमारे 2 पक्षों में आते हैं, क्योंकि हमने ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर एक इकाई को, हर एक सौदे को 2 पक्षों में रिकॉर्ड किया जाता है। प्रथम पक्ष नाम पक्ष, द्वितीय पक्ष जमा पक्ष। नाम पक्ष
अब व्यक्तिगत खाते के नाम पक्ष का सूत्र है एवं नाम एवं जमा पक्ष में हम किन किन मदों को रिकॉर्ड करेंगे ये समझिए। यदि व्यक्तिगत व्यक्ति रिसीव करता है, यदि व्यक्तिगत खाता है और लेन देन में वह रिसीव कर रहा है यानी कि प्राप्त कर रहा है, तो उसे डेबिट करें यानी कि नाम करें, उसका खाता नाम होगा। एवं जब वह भुगतान करेगा तो वह उसका खाता जमा होगा, नाम एवं जमा पक्ष में लिखा जाएगा। वास्तविक खाते केवल परिसंपत्तियों के होते हैं। यदि परिसंपत्तियां बढ़ रही हैं तो उन्हें इनके खाते नाम कीजिए, यदि परिसंपत्तियां घट रही हैं तो इनके खाते को जमा कीजिए। तीसरा जो है हमारा नाम मात्र खाता, इसमें केवल खर्चे, आय, लाभ एवं हानियों का लेखा किया जाता है। यदि खर्चे एवं हानियां हैं, यदि खर्चे एवं हानियां हैं तो इन्हें हम नाम करेंगे, एवं आय एवं लाभ है तो इन्हें हम जमा करेंगे। देखिए 1,15,000 रुपये से 1,50,000 रुपये से व्यवसाय आरंभ किया, तो इसमें हमारा प्रविष्टि होगी रोकड़ जमा, रोकड़ व्यवसाय में जमा हुआ, यानी कि रोकड़ खाता अब नाम होगा क्योंकि यह वास्तविक खाता है। रोकड़ खाता नाम बनाम व्यवसाय प्रारंभ किया तो पूंजी खाता भी, पूंजी खाते में भी इसका उपयोग होगा, तो रोकड़ खाते से हम पूंजी खाता भी बनाएंगे। तो अब देखिए, अब हम निम्न समीकरणों को यहाँ पे रोजनामचा में किस तरह दर्ज करेंगे, इस तरीके से। रोकड़ खाता नाम पूंजी खाते से 1,50,000 उधार माल क्रय किया। यदि प्रविष्टि में उधार माल क्रय करेंगे तो हम क्रय के लिए से केवल माल के लिए क्रय और विक्रय वर्ड का, क्रय एवं विक्रय शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो क्रय किया तो क्रय खाता नाम बनाम मनीषा के खाते से, मनीषा से हमने उधार माल क्रय किया। स्टेशनरी खरीदी, रोकड़ में खरीदी, तो स्टेशनरी खाता हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो स्टेशनरी खाता नाम क्या गया उसके बदले में, रोकड़ गया, तो रोकड़ खाते से 2,200 रुपये। बैंक खाता, बैंक में जमा कराए, हाँ, तो इससे इसका प्रभाव ये होगा कि हमारा बैंक खाता बढ़ेगा। तो बैंक खाता नाम बनाम रोकड़ खाते से, रोकड़ खाता कम हुआ तो इसलिए उसे हमने जमा में डाला 35,000 से। प्रिया को माल बेचा, तो प्रिया खाता नाम बनाम विक्रय खाते से, क्योंकि विक्रय हुआ था इसलिए। प्रिया से चेक प्राप्त हुआ, तो बैंक में बैंक बैलेंस बढ़ेगा हमारा, तो बैंक जब भी बढ़ेगा तो उसे नाम करें, तो बैंक खाता नाम प्रिया खाते से 16,000। निधि को विक्रय किया गया, तो निधि खाता नाम बनाम विक्रय खाते से। रोकड़, निधि से नगद प्राप्त किए, तो रोकड़ खाता नाम निधि खाते से 14,000 रुपये। ऋतु से माल क्रय किया, तो क्रय खाता नाम, क्योंकि क्रय हमारे लिए खर्चा है, किससे किया, ऋतु से, तो क्रय खाता नाम, तो ऋतु हमारे देयताओं में समायोजित होंगी, ऋतु खाते से 20,000 रुपये। बीमा किस्त का भुगतान किया बैंक द्वारा, तो बीमा किस्त नाम बैंक खाते से 6,000 रुपये। किराया जमा कराया, किराया खाता नाम रोकड़ खाते से। दान की माल का दान किया, दान खाता नाम क्रय खाते से। फर्नीचर खरीदा रोकड़ में, फर्नीचर खाता नाम रोकड़ खाते से। आहरण किया, आहरण खाता नाम रोकड़ खाते से। आहरण दो प्रकार से होगा, रोकड़ का या माल का। रोकड़ का अगर आप आहरण करेंगे तो रोकड़ खाते से लिखेंगे, और अगर माल का आहरण करेंगे तो माल खाते से लिखेंगे। रोकड़ पर ब्याज प्राप्त हुआ रोकड़ में, तो रोकड़ खाता नाम ब्याज खाते से। रोकड़ में विक्रय नगद में किया, रोकड़ खाता नाम नगद विक्रय खाते से। कमीशन प्राप्त किया, कमीशन का भुगतान चेक द्वारा किया, कमीशन खाता नाम बैंक खाते से। टेलीफोन व्यय चुकाए, टेलीफोन व्यय खाता नाम रोकड़ खाते से। वेतन का भुगतान किया, वेतन खाता नाम
रोकड़ खाते से। अब आप इन सभी मदों में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि नाम खाते एवं जमा खाते दोनों पक्षों का योग सदैव बराबर आना चाहिए। अगर दोनों पक्षों में योग बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे रोजनामचा में कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण घटकों को छोड़ दिया है या कोई गलती कर दी है। अब हम रोजनामचा के बाद जो अगली प्रविष्टि होगी या जो अगला लेखांकन वो स्टेप है वो है खाता खतौनी एवं मदों को अपलिखित करना, उनके खातों के साथ समायोजित करके उनको वर्गीकृत करना। खतौनी क्या होती है? रोजनामचा में हम संपूर्ण प्रविष्टि को दर्ज करते हैं, परंतु खतौनी से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मदों को एक प्रकृति की मदों को उसी के खाते में रिकॉर्ड किया जाए व अन्य खातों में उसका प्रभाव दिखाया जाए, क्योंकि प्रत्येक सौदे के मिनिमम कम से कम 2 प्रभाव अवश्य रहेंगे, तो उन दोनों प्रभावों को हमें यहाँ पे दर्ज करना है। ये आपका, अब हम इस क्वेश्चन में रोजनामचा भी बनाएंगे एवं इनका लेजर एंड पोस्टिंग भी करेंगे, यानी कि खाता एवं खतौनी भी करेंगे। प्रथम है खाता एवं खतौनी का प्रथम जो सूत्र है वह यह है, जिस खाते का निर्माण आपके द्वारा किया जा रहा है उस खाते में उसका नाम कभी नहीं आएगा। यह आपका एक निश्चित सूत्र है, इसे आप कंठस्थ कर लें। जिस खाते को आप बना रहे हैं उसमें उसका नाम कभी नहीं आएगा। चाहे अब देखिए, हर प्रकार के लेन देन में 2 खातों का निर्माण होगा, हर प्रकार के लेन देन में कम से कम 2 खातों का निर्माण हो। जैसे हम प्रथम लेन देन से समझते हैं, नगद धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया, तो हम यहाँ पर प्रविष्टि करेंगे रोकड़ खाता नाम पूंजी खाते से 1,20,000। तो अब हमारे यहाँ पे 2 खाते उत्पन्न होंगे, पहला रोकड़ खाता, दूसरा पूंजी खाता। तो अब हम उसमें प्रविष्टि क्या करेंगे? जब हम रोकड़ खाता बनाएंगे, रोकड़ खाते के भी 2 पक्ष होंगे, एक पक्ष होगा नाम पक्ष, एक पक्ष होगा जमा पक्ष। रोकड़ आएगा तो नाम पक्ष में, रोकड़ जाएगा तो जमा पक्ष में। तो अब रोकड़ खाते में हम क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते के डेबिट साइड पे, क्योंकि रोकड़ खाता नाम में हो रहा है, तो रोकड़ खाते के नाम पक्ष में हमें लिखना है पूंजी खाता। रोकड़ खाते के नाम पक्ष में हम लिखेंगे पूंजी खाता, यानी कि आपको नाम पक्ष में, रोकड़ खाते के नाम पक्ष में लिखना है, यानी कि जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं उस अकाउंट की आपको स्थिति देखनी है कि वह नाम पक्ष में है या जमा पक्ष में है। उसी के आधार पर आप उसके अकाउंट में उसके विपरीत जो आपने उसके विपरीत जो खाता उत्पन्न किया है उस खाते में आप उसका समायोजन करेंगे। देखिए, हमारी पहली प्रविष्टि थी रोकड़ खाता नाम पूंजी खाते से 1,20,000 रुपये। तो अब हम इसका सबसे पहले जो प्रविष्टि हम करेंगे वो रोकड़ खाते में करेंगे। दूसरी प्रविष्टि जो होगी, दूसरा जो वर्गीकरण होगा वह हमारा होगा पूंजी खाते में। तो अब हम रोकड़ खाते और पूंजी खाते में जब इसका योग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। दूसरी है, हमने बैंक खाता खुलवाया, तो बैंक खाता नाम रोकड़ खाते से। तीसरा है नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदेंगे तो हम प्रविष्टि करेंगे क्रय खाते नाम क्रय खाते नाम रोकड़ खाते से। ढुलाई हमारे लिए खर्चा है, तो हमने ढुलाई का रोकड़ से भुगतान किया, ढुलाई खाते नाम रोकड़ खाते से। उधार माल बेचा, उधार माल जिसे बेचेंगे उसका नाम, उसे नाम पक्ष में लिखेंगे। लारा इंडिया खाता नाम विक्रय खाते से। रोकड़ खाता, रोकड़ प्राप्त किया, लारा इंडिया ने हमें माल का भुगतान किया, तो रोकड़ खाता नाम लारा इंडिया से। विक्रय वापसी की, लारा इंडिया को जो हमने माल बेचा था वह पूर्णतः अच्छा नहीं निकला, इस वजह से लारा इंडिया ने हमें रिटर्न किया, वापसी की, तो विक्रय वापसी खाता नाम लारा इंडिया खाते से। व्यापारिक व्यय चुकाए, व्यापारिक व्यय खाता नाम रोकड़ खाते से। विक्रय का भुगतान, विक्रय किया
विक्रय खाता नाम तरन्नुम खाते से। बैंक लारा ने अपना संपूर्ण भुगतान किया और डिस्काउंट यानी कि बट्टा प्राप्त किया। बैंक खाता नाम, बट्टा खाता नाम, लारा इंडिया खाता। तो बैंक खाते में 11,500, बट्टा खाते में 500 एवं लारा इंडिया में 12,000। तरन्नुम को हमने माल वापसी की। तरन्नुम खाता नाम क्रय वापसी खाते से। स्टेशनरी क्रय की, स्टेशनरी खाता नाम रोकड़ खाते से। तरन्नुम को हमने पूर्ण भुगतान किया। तरन्नुम का खाता नाम बैंक खाते से। किराया खाते का भुगतान किया। किराया खाता नाम बैंक खाते से। आहरण किया रोकड़ का। आहरण खाता नाम रोकड़ खाते से। रोकड़ माल नगद में बेचा एवं रोकड़ प्राप्त किए। रोकड़ खाता नाम विक्रय खाते से। रूपक ट्रेडर्स को माल बेचा। रूपक ट्रेडर्स खाता नाम विक्रय खाते से। अब देखिए, जो भी समस्त रोकड़ की प्रविष्टियां हैं, अब हम रोकड़ खाते में उनको दर्ज करेंगे, एक ही स्थान पर उन्हें दर्ज करेंगे। इस चीज को हम कहते हैं खतौनी, खाता एवं खतौनी, यानी कि प्रत्येक लेन देन के दो खातों को प्रभावित होंगे एवं दोनों खातों को वर्गीकृत किया जाएगा। तो वर्गीकृत करने की प्रणाली को खाता एवं खतौनी कहा जाता है। तो रोकड़ खाता हमारा पहला खाता होगा। अब रोकड़ खाता जैसे जैसे हमारे जो भी लेन देन होंगे, उन लेन देनों में जितने भी नए खाते बनते जाएंगे, हम उन्हें इसी तरीके से चालू करते जाएंगे। तो प्रथम रूल इनका यह है कि प्रत्येक खाते के दो पक्ष होंगे, नाम पक्ष एवं जमा पक्ष। नाम पक्ष में जितने कॉलम होंगे उतने ही जमा पक्ष में भी आपको उतने ही कॉलम बनाने पड़ेंगे। पहला कॉलम होता है तिथि का, दूसरा होता है विवरण का, तीसरा है रोज नामचा पृष्ठ संख्या और एवं अंतिम होता है राशि का। नाम पक्ष के यही कॉलम जमा पक्ष में भी दर्शाए जाएंगे। अब रोकड़ प्रत्येक खाते की नेचर यानी कि उसकी प्रकृति के आधार पर डेबिट एवं क्रेडिट यानी कि नाम एवं जमा पक्ष में उसकी अवधारणा को लिखा जाता है। प्रथम जो सूत्र है वह यह है, जिस खाते का निर्माण आपके द्वारा किया जा रहा है उसमें उसका नाम नहीं आएगा। हमारी प्रथम प्रविष्टि थी रोकड़ खाता नाम पूंजी खाते से। तो रोकड़ खाते का स्थान उस प्रविष्टि में नाम पक्ष में था, तो रोकड़ खाते के नाम पक्ष में हम लिखेंगे पूंजी खाता 1,20,000, क्योंकि रोकड़ के सामने 1,20,000 था। हमने बैंक में पैसा जमा कराया, तो हमारी प्रविष्टि हुई थी बैंक खाता नाम रोकड़ खाते से। तो रोकड़ खाता यहाँ पे जमा पक्ष में लिखा गया था, तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे बैंक 40,000 से। फिर हमने माल क्रय किया था 12,000 रुपये से। 12,000 से अगर हम माल क्रय करेंगे तो हमारी प्रविष्टि होगी क्रय खाता नाम रोकड़ खाते से। तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में हम लिखेंगे क्रय खाता, रोकड़ क्रय खाता 12,000 से। फिर उसके बाद हमने 10 तारीख को ढुलाई का भुगतान किया था, तो हमने प्रविष्टि की थी ढुलाई खाता नाम रोकड़ खाते से। तो रोकड़ खाता यहाँ पर भी जमा हुआ, तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में ढुलाई खाता 500 रुपये से। फिर उसके पश्चात हमने किया था व्यापारिक व्यय खाता नाम रोकड़ खाते से। तो व्यापारिक व्यय रोकड़ खाता यहाँ पर भी जमा हुआ, तो रोकड़ खाते के जमा पक्ष में व्यापारिक व्यय 700 रुपये। लारा इंडिया को हमने माल बेचा एवं लारा इंडिया से हमने कैश प्राप्त किया, तो हमने प्रविष्टि करी थी रोकड़ खाता नाम लारा इंडिया खाते से। तो रोकड़ खाते का पक्ष रहा यहाँ पे नाम पक्ष, तो रोकड़ खाते के नाम पक्ष में लारा इंडिया 10,000। उसके पश्चात हमने स्टेशनरी क्रय करी, तो स्टेशनरी क्रय की तो हम प्रविष्टि करेंगे स्टेशनरी खाता नाम रोकड़ खाते से। तो स्टेशनरी रोकड़ खाता यहाँ पर वापस से जमा पक्ष में गया, तो रोकड़ खाते को जमा पक्ष में स्टेशनरी 1200 और रोकड़ खाते में लिख देंगे। फिर उसके पश्चात हमने आहरण किया 1,000 रुपये का नगद आहरण, तो हमने प्रविष्टि करी आहरण खाता नाम रोकड़ खाते से। तो आहरण रोकड़ खाता वापस से यहाँ पर जमा पक्ष में समायोजित हुआ, तो जमा पक्ष में हम लिखेंगे आहरण 1,000 रुपये,
रोकड़ खाते के भीतर। अंतिम प्रविष्टि हमारी थी, हमने नगद माल विक्रय किया, तो हम प्रविष्टि करेंगे रोकड़ खाता नाम विक्रय खाते से। तो रोकड़ खाते के नाम पक्ष में विक्रय 12,000। इसी तरीके से अब हमारा दूसरा खाता था पूंजी खाता। तो हमारी प्रथम प्रविष्टि में दो खाते उत्पन्न हुए। पहला खाता था रोकड़ खाता, रोकड़ खाता नाम पूंजी खाते से, तो पूंजी खाता यहाँ पे जमा हुआ, तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में रोकड़, क्योंकि जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं उसमें जिस खाते का आप निर्माण कर रहे हैं उसमें उसका नाम नहीं आता, उसके अपोजिट यानी कि उसके पर्यायवाची में जो होगा, उसके विरुद्ध जो खाता होगा उस खाते का नाम उसमें दर्ज किया जाता है। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में रोकड़ 1,20,000। इसी तरीके से बैंक खाते में निर्माण को देखेंगे, जो भी हमारे बैंक खाते की प्रविष्टियां होंगी उन्हें हम इसी तरीके से दर्ज करेंगे। यदि रोज नामचा में बैंक खाता नाम पक्ष में है तो बैंक खाते के नाम पक्ष में प्रविष्टि होगी, परंतु उसके अपोजिट यानी कि उसके विरुद्ध खाते के नाम से। एवं अगर बैंक खाते के बैंक खाता रोज नामचा में जमा पक्ष में लिखा गया है तो उसके जमा पक्ष में प्रविष्टि होगी। इसी तरह क्रय खाता, ढुलाई खाता, लारा इंडिया खाता एवं समस्त खातों का हम इसी तरीके से निर्माण करेंगे, और यही चीज हमारे लिए कहलाती है लेजर एंड पोस्टिंग, यानी कि खाता बही एवं खतौनी। धन्यवाद।